नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम यूजीसी टेट के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर में हम आज जून 2007 के पेपर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये मेरे बारे में दिया हुआ है, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। इस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी अन्य लेक्चर सीरीज हुई हैं, जैसे पॉलिटिकल थियरी पर हमारी जो लेक्चर सीरीज हुई है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर, इंडियन पॉलिटी पर जो लेक्चर सीरीज हुई है, उन सब की पीडीएफ और वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। यह पेपर मुख्य रूप से यूजीसी नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम के लिए आपको महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं स्टेट में, और उसके साथ साथ पीजीटी, टीजीटी के एग्ज़ाम, जीआईसी, प्रवक्ता इत्यादि के एग्ज़ाम के लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीति से पृथक किसने किया? तो नैतिकता और राजनीति को पृथक करने वाला विचारक कौन था? पिछले दो वीडियोज हमने जो किए हैं उनमें भी इस बात की चर्चा हुई है। ये क्वेश्चन बार बार किसी न किसी तरह से पूछता ही है, तो आज अभी फिर से उस पर चर्चा कर लेते हैं कि मध्ययुग में धर्म का राजनीति पर ज़्यादा असर हो गया था। राजनीतिक चिंतन धर्म के प्रभाव में था। इस कारण से नैतिकता और आदर्श संबंधी विचार ज़्यादा उसमें हावी हो रहे थे। मैकियावेली, जो कि मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग की शुरुआत में आता है, मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन में नैतिकता को राजनीति से अलग करने का प्रयास किया गया और एक तरह से धर्म और नैतिकता से मुक्त राजनीति की बात उसने की। उसकी पुस्तक का नाम द प्रिंस था। तो इस तरह से पहले प्रश्न का उत्तर होगा मैकियावेली। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है? स्वतंत्रता के विरोधाभास का मतलब कि जिस संकल्पना में स्वतंत्रता की बात तो की गई है किंतु वास्तव में उसका अर्थ या उसका भाव स्वतंत्रता से संबंधित नहीं है, तो ऐसी संकल्पना थी रूसो के जनरल विल की। रूसो ने अपने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में, जो कि समझौतावादी विचारक है, उसने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में यह बताया कि व्यक्ति अपनी इच्छाएं समूह की इच्छाओं को सौंप देता है। मतलब वह अपनी जो समुदाय है, समुदाय की विल या सभी लोग की कलेक्टिव जो विल है, उसके अधीन अपनी इच्छा को रखता है। तो इस तरह से वह स्वतंत्रता की बात तो करता है सबसे पहले, लेकिन फिर उसकी जो जनरल विल है वह एक तरह से बहुमत की निरंकुशता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो एक तरह से स्वतंत्रता और निरंकुशता एक साथ प्रस्तुत होती हैं रूसो के विचार में। इसी कारण से रूसो की जनरल विल को स्वतंत्रता का विरोधाभास कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा रूसो का जनरल विल। आगे है, राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। तो यह कथन किसने कहा है? प्रश्न में यह पूछा गया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो भी प्रश्न कथन से संबंधित हों उन्हें जरूर एक जगह आप नोट करते अलग से चलिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। जब आप यह लेक्चर सीरीज पूरी होगी, 2020 तक के पेपर हम कंप्लीट करेंगे, तब तक में आपके पास एक अच्छा सा नोट्स रहेगा जिसके बाहर कुछ भी कथन नहीं पूछे जाएंगे। तो अभी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया, हेराल्ड लासवेल का कथन है। तो ऑप्शन सी सही होगा, तीसरे का सी। आगे चलते हैं। राजनीति विज्ञान की एक उप शाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया था? तो राजनीति विज्ञान की एक उप शाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में जो योगदान रहा है वो हेराल्ड लास्की का रहा है। तो चौथे प्रश्न का सही उत्तर होगा हेराल्ड लास्की, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, किस देश में दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है? तो भारत में भी संघीय रूप है सरकार का, लेकिन दोहरी नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है? वह है यूएसए में। यूएसए में जो राज्य के जो व्यक्ति होते हैं वह राज्य के भी नागरिक होते हैं और उसके साथ साथ देश के भी नागरिक होते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसमें कि दिया गया है कि लुसियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से राजनीतिक विकास के कौन कौन से संकट हैं? तो लुसियन पाई ने इनमें से किसे राजनीतिक विकास का संकट माना है? यह प्रश्न पहले पेपर में भी, यानी जून 2006 के पेपर में भी कवर किया गया है, लेकिन उस प्रश्न और इस प्रश्न की प्रकृति में अंतर है। जो आयोग ने उत्तर माना था, मैंने उस समय उसका वह उत्तर बताया था। अभी इसमें हम फिर से उसी प्रश्न को कवर कर रहे हैं।
लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के संकट में जिन जिन चीज़ों को कवर किया है, तो पहले तो है अस्मिता का संकट यानी पहचान का संकट, दूसरा है वैधता का संकट और तीसरा है वितरण का संकट। तो ये तीनों राजनीतिक विकास के महत्वपूर्ण संकट हैं जिन्हें लुसियन पाई ने अपने विचार में प्रस्तुत किया है। उसने भ्रष्ट राजनीतिक प्रक्रिया के संकट को नहीं माना है। तो इस तरह से ऑप्शन बी सही होगा, 1, 2 और 3। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख आपको याद आ रहा होगा, बहुत सामान्य सा प्रश्न है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनमें अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में राज्य प्रयास करेगा। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 7 का सही उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 8 है, भारतीय संविधान में किस संशोधन में सरकार में मंत्रियों की संख्या कम करने का उल्लेख किया गया है। तो यह संशोधन हुआ था 2003 में वाजपेयी जी के टाइम पे। वाजपेयी जी के टाइम में 91वां संशोधन यानी 91st जो अमेंडमेंट था, उसमें यह किया गया कि जो लोकसभा यानी जो राज्यों में भी और केंद्र में भी जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों यानी लोकप्रिय सदन होगा, उसके 15% से, उसके सदस्यों के 15% से अधिक लोगों को मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। अर्थात अगर 100 लोकसभा की सदस्यता है या विधानसभा की सदस्यता है, लोकप्रिय सदन का मतलब जहां जनता के चुने प्रतिनिधि हों, तो 100 में से 15 लोग ही मंत्री बनाए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उनके इस नियम के पहले तक यह व्यवस्था थी कि कितने भी लोगों को मंत्री बनाया जा सकता था। तो छोटे छोटे राज्यों में भी राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए 50-50 मंत्रियों को रख दिया जाता था। तो इस कारण से सरकार पर अनावश्यक बोझ बनता था। तो इसे दूर करने के लिए यह संशोधन किया गया कि 15% से अधिक मंत्री नहीं बनेंगे। ठीक, तो 91वां संशोधन था यानी 91st अमेंडमेंट। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक कौन हैं। तो अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत से तो सामान्यतः गांधी जी को संयुक्त यानी संबंधित माना जाता है, लेकिन यहाँ पर अरविंद घोष को सही उत्तर माना गया है। उसका कारण यह है कि इनकी किताब का नाम इस पर है, मतलब अरविंद घोष की किताब इस विषय पर है, इसलिए अहिंसात्मक प्रतिरोध का जनक यहाँ पर अरविंद घोष को माना गया है। ऐसा नहीं है कि अहिंसात्मक प्रतिरोध का जो सिद्धांत है इसके पहले नहीं था, लेकिन यहाँ पर यही उत्तर है। 9वें प्रश्न का सही उत्तर है अरविंद घोष यानी ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 कहता है कि लोक प्रशासन उन क्रियाओं यानी ऑपरेशंस को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। तो लोक नीति को लागू करने से संबंधित आपको जब भी पब्लिक एड से संबंधित प्रश्न आएंगे तो ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। पॉलिटिकल थियरी और पॉलिटिकल थॉट से संबंधित जो प्रश्न होते हैं फैक्चुअल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, बल्कि विचारधाराओं से और सिद्धांतों से जुड़े हुए संबंधित प्रश्न होते, सीधे प्रश्न नहीं होते। तो लोक प्रशासन का ये सीधा सा प्रश्न है कि यह किसने कहा कि लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। तो यह परिभाषा है एल.डी. वाइट की। एल.डी. वाइट को का ये कथन है। तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी यानी एल.डी. वाइट। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11 कि क्लासिकी सिद्धांत को किसने कहावतें कहा। ठीक, निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिकी सिद्धांतों को कहावतें किसने कहा। तो इसका सही उत्तर होगा हर्बर्ट साइमन। हर्बर्ट साइमन के साथ एक और प्रश्न पिछले पेपर में हमने सॉल्व किया था, वो क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी पुस्तक है या कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर से संबंधित कौन है। तो ये भी हर्बर्ट साइमन से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 12 सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है, यह किसने कहा था। सिविल सेवा के बारे में यह किसने कहा था कि यह स्थायी रूप से वेतनभोगी और कुशल पदाधिकारियों की संस्था है। तो यह कथन है हरमन फाइनर का। हरमन फाइनर ने यह बात कही थी कि सिविल सेवा स्थायी वेतनभोगी कुशल पदाधिकारियों की व्यावसायिक संस्था है। इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 13 यह कहता है कि दक्षिण एशिया क्षेत्रीय देशों के संगठन यानी सार्क का अस्तित्व मुख्यतः किस पर निर्भर करता है।
तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों का जो संगठन है उस यानी सार्क जिसे कहते हैं, सार्क का अस्तित्व मुख्य रूप से शांति और सहयोग पर निर्भर करता है। सारे देश आपस में मिल करके सहयोग करते हैं और शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो 13वें प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, शांति और सहयोग। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 14, शांति के लिए एकता प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया? तो शांति के लिए एकता प्रस्ताव किससे संबंधित है? पहली बात तो ये यूएनओ से संबंधित है, संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे किस लिए पारित किया था? तो यूएनओ ने इसे पारित किया था कोरिया वार के टाइम में। कोरिया वार के समय शांति के लिए एकता प्रस्ताव यूएनओ की महासभा ने प्रस्तुत किया था। ठीक, तो ये तीनों चीज़ महत्वपूर्ण है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव यूएनओ में लाया गया था, महासभा में लाया गया था कोरिया संकट के समय, जब कोरियाई देशों में आपस में युद्ध चल रहा था। ठीक, 1950 के आसपास, 1950 समझिए, 1950 में लाया गया था। आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 15, अंकटाड ने मूलतः निम्नलिखित को बढ़ावा दिया है या प्रोत्साहित किया है? तो अंकटाड क्या है ये सबसे पहले जानना पड़ेगा। अंकटाड का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेड एंड डेवलपमेंट नाम से ही पता चल रहा है कि इसका व्यापार से संबंध है। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 14 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 14 कहता है यहाँ पर सॉरी, शायद कोई प्रश्न छूट गया है। जी नहीं, कोई प्रश्न नहीं छूटा है। प्रश्न क्रमांक 16, प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ चलते हैं। क्रम बोलने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है, भागो मत यार, सॉरी। प्रश्न क्रमांक 16 आपके सामने है, वैज्ञानिक समाजवाद। यहाँ पर जो प्रश्न क्रमांक 16, 17, 18, 19 ये 4-5 प्रश्न एक साथ दिए हुए हैं। तो इनमें दो यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं, पहला कथन है, दूसरा उसका कारण है। अब हमें यह बताना है कि इनमें से कौन सा कथन और कारण में क्या संबंध है, सही है या गलत है या जो कुछ भी। तो इस तरह से शुरू करते हैं। पहला कथन है, वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। तो यह कथन तो सही है, वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संबंध में इतिहास की व्याख्या करता है। इसमें यह कहा गया है कि जो भी इतिहास है वास्तव में वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये मार्क्स का कथन है कि इतिहास का कोई भी चरण रहा हो, चाहे वो दास व्यवस्था रही हो, आदिम साम्यवाद के बाद की जितनी भी व्यवस्थाएं आई हैं उन सब में, दास व्यवस्था, सामंतवाद या पूंजीवाद, इन सभी व्यवस्थाओं में दो वर्ग रहे हैं और दोनों में आपस में संघर्ष होता रहा है और इसी संघर्ष के परिणाम स्वरूप इतिहास बदलता है। तो इस तरह से वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या मार्क्स करता है। ये मार्क्सवाद से संबंधित एक वीडियो पॉलिटिकल थ्योरी के सीरीज में आपको मिल जाएगा, उसे आप देख करके आसानी से समझ सकते हैं। तो पहला कथन तो सही है। दूसरा कथन है कि वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता है। तो वर्ग संघर्ष सुपर स्ट्रक्चर में होता है, यह कथन भी सही है। अब हमें ऑप्शन ये चुनना है कि क्या पहले कथन का दूसरा कथन कारण है या नहीं। तो वास्तव में पहले कथन का कारण, दूसरा कथन नहीं है और इस तरह से ऑप्शन बी चुनना होगा। ऑप्शन बी कहता है कि दोनों कथन सही है, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, आगे चलते हैं, प्रश्न क्रमांक 17, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों में मुख्य चिंता समुदाय के विचार की रही है। तो 20वीं सदी के जो उत्तरार्ध में यह बात तो सही है कि जो मुख्य विद्वान रहे हैं उसमें जैसे कि टेलर हुए और क्या नाम था इनका, मैकेंटायर, ये सब, इन लोगों ने समुदाय के बारे में चर्चा की। ठीक, तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में विद्वानों के बीच में जो मुख्य समस्या रही है वह समुदाय की रही है। तो इस तरह से पहला जो कथन है वह कथन सही है। एक मिनट। तो जो पहला कथन है 20वीं सदी के उत्तरार्ध में पश्चिमी विद्वानों में प्रमुख चिंता समुदाय के विचार की रही है, तो पहला कथन सही है। दूसरा उसका कारण है स्थानीय यानी लोकल को विस्मृत या लोकल विस्मृत और कमज़ोर हो गया है। तो यह भी कथन सही है और इस तरह से जो पहला कथन है उसका दूसरा कथन व्याख्या करता है। तो इस तरह से ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, यानी
दोनों कथन सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण प्रकार और संरचना की संकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है। तो एकदम सही है, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण, इससे संबंधित आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे लेक्चर सीरीज में, जो पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि यह क्या है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विश्लेषण। और उसका कारण यह है कि प्रकार किसी प्रणाली के कार्यों की अभिरचना यानी पैटर्न को वस्तुनिष्ठ परिणाम के रूप में परिभाषित करता है। तो दोनों कथन तो सही हैं, लेकिन जो आर है वह ए की व्याख्या नहीं करता, यानी आर ए का कारण नहीं बताता है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ। हालांकि जिस तरह से कथन और कारण वाले प्रश्न दिए हुए हैं, इस तरह के प्रश्न अब उतनी मात्रा में नहीं पूछे जाते, पर फिर भी एक बात ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे प्रश्न रिपीट होते हैं, इसलिए आपको सभी प्रश्नों पर ध्यान देना आवश्यक है। जिस तरह के प्रश्न रिपीट नहीं होते हम उन्हें स्वतः ही छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। आगे चलते हैं। अभिजात्य सिद्धांत मध्य एवं पश्चिमी यूरोपीय देशों में प्रजातंत्र के विवेचन के तौर पर प्रयोग किया गया। ठीक, तो यह कथन सही है या गलत, यह जान लेते हैं। अभिजात सिद्धांत यानी इलीट थियरी का इस्तेमाल प्रजातंत्र यानी डेमोक्रेसी जो है यूरोप, मध्य और पश्चिमी यूरोप में, उसके विवेचन के लिए इलीट थियरी का इस्तेमाल किया गया। तो जी हाँ, इसका इस्तेमाल किया गया था। और इसका कारण है कि प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में अल्पसंख्यक शासन करते हैं। तो यह कथन सत्य तो है, लेकिन उसका कारण नहीं है, यानी एक जो कथन है उसका कारण यह नहीं है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर बी होगा। ठीक, ऑप्शन बी का मतलब क्या हुआ कि दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20। 1977 के बाद भारत में साझा सरकार का प्रयोग सफल रहा। तो जी हाँ, साझा सरकार का प्रयोग सफल रहा, ये मजबूरी थी। 1977 के बाद बहुत दिनों बाद जो मोदी गवर्नमेंट बनी वह भी साझा सरकार है, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण दल है उसको पर्याप्त मात्रा में बहुमत है, उसे पर्याप्त सीट्स मिली हैं। लेकिन 1977 के बाद यह प्रश्न कहता है कि भारत में साझा सरकार का प्रयोग सफल रहा, तो यह कथन सही है। दूसरा, एक दलीय प्रधानता की प्रणाली का असफल होना, यह इसका कारण है। तो जी हाँ, ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए। दोनों कथन सही हैं और आर जो है वो ए का कारण है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 21 में। 1970 के दशक में सभी प्रकार के यहाँ पर एक शब्द मिस्टेक है। 1970 के दशक में सभी प्रकार के सामाजिक का चरित्र एक जैसा रहा है। यहाँ पर कहने का मतलब होगा कि सभी प्रकार के जो समाज का जो एलीट क्लास है उसका चरित्र एक जैसा रहा है। इसके लिए इंग्लिश का वर्जन, जब भी कभी आपको कोई प्रश्न अधूरा लगे या गलत लगे तो इसके लिए उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जरूर देख लें। तो प्रश्न यह कहता है कि 1970 के दशक में सभी प्रकार के एलिट्स का समाज में चरित्र एक जैसा रहा है, और दूसरा उसका कारण है भाषा, धर्म और जाति का चुनाव में लाभ के लिए उपयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जो कथन ए है वह गलत है, क्योंकि एलीट क्लास का जो प्रत्येक समाज में एक जैसा चरित्र नहीं रहा है, अलग अलग समाजों में अलग अलग दिखता है। तो पहला कथन गलत है और दूसरा कथन जो है वह सही है। तो इस तरह से ए गलत है और आर सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, ऑप्शन डी यहाँ पर चुना जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 22। पद सोपान यानी हायरार्की प्रशासन में मानव संबंधों को कई प्रकार की हठधर्मिता की ओर ले जाता है। उसका कारण है अधिक्रम, यानी ये पद सोपान या हायरार्की को ही अधिक्रम कहते हैं, प्रशासनिक संगठन में संशक्ति को बनाए रखने का साधन है। तो जो अधिक्रम यानी पद सोपान है वह प्रशासन में संशक्ति यानी कोहेरेंस को बनाए, यानी जो संयोजन है दो चीज़ों के बीच में जो संपर्क है तो उसे बनाए रखने के लिए इस्तेमाल होता है। तो यानी कारण आर जो है वह तो सही है। बाकी जो कथन ए है, पद सोपान प्रशासन में मानव संबंधों को कई प्रकार की हठधर्मिता यानी रिजिडिटी की ओर ले जाता है, तो यह गलत है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। ए गलत है और आर सही है, तो ऑप्शन डी चुनना पड़ेगा। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 22 तक हमने देखा कि कथन और कारण वाले प्रश्न बहुत सारे दिए हुए हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ। अभी भी 2-3 प्रश्न बाकी हैं, लोक प्रशासन से ही हैं। लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से पूर्णतः मुक्त नहीं है, पहला कथन।
दूसरा उसका कारण है सरकारी कार्यकलापों का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण को प्रोत्साहित करना है। तो लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से पूर्णतः मुक्त नहीं है, कथन तो सही है, लेकिन इसका जो कारण है वह कारण तो दूसरा कथन भी सही है लेकिन वह उसका सही कारण नहीं है। तो इस तरह से ऑप्शन बी चुनना पड़ेगा। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 24, उत्तर शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन यानी नैम अभी भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसको कहते हैं वह अभी भी प्रासंगिक है। तो यह अभी भी प्रासंगिक है, यह प्रश्न सही है, यह कथन सही है। दूसरा उसका कारण है निकट भविष्य में कुछ विकासमान राष्ट्र प्रमुख स्थिति में भी होंगे, यह कथन भी सही है। लेकिन क्या यह कथन उसकी सही व्याख्या करता है या नहीं? तो वास्तव में यह उसकी व्याख्या नहीं करता है, यानी ऑप्शन बी चुनना पड़ेगा। इसके बाद 25 प्रश्न क्रमांक 25 है, भारत और चीन दोनों में 21वीं सदी के एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध का मार्ग अपनाया है। तो भारत और चीन ने 21वीं सदी में, जो हालांकि 1962 में दोनों के बीच युद्ध हुआ था, इसके बाद भी इन्होंने आपस में रचनात्मक सहयोग का मार्ग अपनाया है। तो बात सही है, सहयोग का प्रयास किया गया है, कथन ए सही है। दूसरा, चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया है, यह कथन एकदम गलत है। चीन ने वास्तव में पाकिस्तान की परमाणु नीति का सहयोग किया है, समर्थन किया है। चीन के ही वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में परमाणु बम बनाने में मदद की है। वहाँ के जो परमाणु वैज्ञानिक थे बहुत दिन तक गायब रहे और अचानक जब वो सामने आए तो पता चला कि पाकिस्तान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 25 का सही ऑप्शन होगा ए सही है और आर गलत है। तो ए सही और आर गलत के लिए हम ऑप्शन सी चुनेंगे। हम ये ऑप्शन कहाँ से चुनते हैं यह भी आपको दिखा देते हैं, जिससे कि आपको परेशानी ना हो कि हम कहाँ से ऑप्शन चुन रहे हैं। सारे ऑप्शन सबसे शुरू में ही दिए हुए हैं, अगर ए कब चुनना है, बी कब चुनना है, और इस तरह से ए बी सी डी। तो इस तरह से आप प्रश्न पत्र में देख करके ही ऑप्शन आप चुन रहे हैं। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 26 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 26 कहता है कि नीचे दिए गए कोडों का इस्तेमाल करिए और बताइए कि कौन सा सिद्धांत कब आया था। तो सबसे पहले है सप्तांग सिद्धांत। सप्तांग सिद्धांत क्या है? राज्य की उत्पत्ति का जो राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक जो बताते हैं, प्राचीन भारतीय राजनीति में बताया गया है कि राज्य के 7 अंग हैं। कौन कौन से? राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल और मित्र, ये 7 अंग हैं जिनसे मिलकर के राज्य बनता है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन क्या कहता है? आधुनिक राजनीतिक चिंतन कहता है कि 4 अंग होते हैं राज्य के, भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार, ये 4 अंग हैं। जबकि प्राचीन भारतीय चिंतन कहता है कि 7 अंग हैं, राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, बल और मित्र। तो इस तरह से सप्तांग सिद्धांत सबसे पहला है, तो इसको 1 नंबर दे देते हैं। दूसरा नंबर है संरक्षण का सिद्धांत, यह इसके बाद आया। तीसरा नंबर है अहिंसात्मक प्रतिरोध, जो हमने अभी तक चर्चा की थी, गांधी और अरबिंदो के टाइम का है तीसरा। और चौथा है सत्याग्रह, यह गांधी जी के टाइम का है। तो इस तरह से 1, 2, 3 और 4 यह इसका कालक्रम है, यानी क्रम से है। आप ऑप्शन ए को चुन सकते हैं क्योंकि इसमें यही ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 27। प्रश्न क्रमांक 27 में क्या है? प्रश्न क्रमांक 27 पूछता है कि 4 पुस्तकें हैं, इन चारों पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष के हिसाब से उन्हें व्यवस्थित करना है। तो पहली पुस्तक है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक थी? यह लास्की की पुस्तक थी और यह आई थी 1925 में। यह आई थी 1925 में। ठीक, 1925 में आई थी। दूसरी पुस्तक है आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी अरबिंदो की पुस्तक थी, 1918 में आई थी। ठीक, 1918 में आई थी। तीसरी पुस्तक है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, अ लिबरल थियोरी ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। ये तो विल किमलिका की पुस्तक है, 1997 में आई थी। विल किमलिका की पुस्तक है 1997। ठीक, 1997 में न्यू ह्यूमनिज्म, ये पुस्तक न्यू ह्यूमनिज्म के नाम से कोई पुस्तक नहीं है, इसके आगे पीछे भी कुछ शब्द जुड़े हुए हैं जो 2000 में, 2012 में कई ऐसी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। ये एम एन रॉय वाली बुक नहीं है, एम एन रॉय की बुक होती तो थोड़ा पहले मानी जाती। तो इस तरह से हम इसका क्रम डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ठीक,
उसके बाद से टाइम पीरियड में लास्की की बुक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। उसके बाद मल्टीकल्चरल सोसाइटी वाली बुक है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप यानी 1997। उसके बाद न्यू ह्यूमनिज्म की। तो इस तरह से आप जो महत्वपूर्ण कोड होगा उससे संबंधित उसे आप ढूंढ सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 28 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 28 है कार्ल ड्यूस के संचार सिद्धांत में निम्नलिखित 4 संख्यात्मक कारकों को सही अनुक्रम में दिया गया है। तो कार्ल ड्यूस ने 4 जो सिद्धांत में अपने कम्युनिकेशन थियरी में बताया है कि 4 होते हैं, 4 कारक होते हैं कम्युनिकेशन के, लैग, लोड, लीड और गेन। तो इनका क्रम क्या है, यह क्रम पूछा गया है मुख्य रूप से। तो सबसे पहले होता है लोड यानी भार। ठीक, पहला क्रम में है क्या है, लोड यानी भार। दूसरा है लोड के बाद लैग। तीसरा है लैग के बाद सॉरी गलत, यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। पहला है लोड, उसके बाद है लैग, लैग के बाद है गेन, गेन यानी लाभ, उसके बाद है लीड यानी आगे बढ़ना, लीड लेना आप तो जान ही रहे होंगे। तो यह चौथा नंबर। तो यह इनका क्रम है, लोड, लैग, गेन और लीड, ये चारों का क्रम है। इससे आप ऑप्शन को चुन सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 29 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 29 है केनेथ ऑर्गेन्स्की। केनेथ ऑर्गेन्स्की का नाम पहले भी आप पिछले पेपर में भी सुन चुके हैं। केनेथ ऑर्गेन्स्की के अनुसार एक विकासशील समाज को निम्न दिए गए विकास के 4 चरणों में से गुजरना पड़ता है। तो इनका क्रम क्या है। तो एक विकासशील समाज जैसे भारत का उदाहरण ले लेते हैं, उनमें राजनीतिक एकीकरण, राष्ट्रीय जन कल्याण, औद्योगिकरण और प्राचुर्य, ये चारों चीज़ें किस क्रम में होंगी। तो सबसे पहले तो राजनीतिक एकीकरण करना होगा। ठीक, उसके बाद किसी भी देश का सबसे पहले राजनीतिक एकीकरण होगा, उसके बाद उसमें औद्योगिकरण की जाएगा। आपने देखा होगा कि भारत में आज़ादी के समय 562 रियासतों को इकट्ठा किया गया, विकासशील देश भारत है। तो राजनीतिक एकीकरण सबसे पहले हुआ। उसके बाद औद्योगिकरण, जो दूसरी तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं थी, पहली दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाएं, उनमें औद्योगिकरण के लिए ध्यान दिया गया। भेल, सेल, इन सब कंपनियों की स्थापना हुई। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इस्पात कारखाने, बिजली घर, बांध, तो इस तरह की चीज़ें बनाई गई। तो यानी औद्योगिकरण हुआ। तीसरे चरण में क्या होगा, जन कल्याण। जन कल्याण के साधन उसके बाद उपलब्ध कराए गए लोगों को, अस्पताल, शिक्षा और भी जो भी जन कल्याण के साधन हैं, तो वो तीसरे चरण में होता है। उसके बाद चौथे चरण में क्या होता है, प्राचुर्य। प्राचुर्य का मतलब जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाती है तो उसे हम दूसरों को देते हैं। तो चौथे नंबर पे आता है प्राचुर्य, यानी ये अंतिम चरण है इस हिसाब से। ठीक, तो यह क्रम होगा, यानी राजनीतिक एकीकरण, उसके बाद औद्योगिकरण, फिर राष्ट्रीय जन कल्याण और तब प्राचुर्य। तो इसमें से हम ऑप्शन चुन सकते हैं। आगे चलते हैं। आप ऑप्शन चुनने का काम आप स्वयं भी कर सकते हैं, किस क्रम में उन्होंने रखा है, हमने केवल आपको उत्तर बता दिया इसका। प्रश्न क्रमांक 30, नीचे दिए गए व्यक्तियों के नाम हैं। इन व्यक्तियों में कौन व्यक्ति कब लोकसभा का स्पीकर बना। तो कुछ व्यक्तियों को तो का नाम तो आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। सबसे पहले हैं, इनको क्रम से हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हैं हुकुम सिंह। हुकुम सिंह 1962 में, नेहरू जी का जो अंतिम कार्यकाल चल रहा था और उसी समय युद्ध भी हुआ था भारत चीन का। तो ऐसे इसको जोड़ करके आप याद कर सकते हैं कि हुकुम सिंह 1962 में या उसके आसपास लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये 1967 में। ठीक, इसके बाद आते हैं पीए संगमा। ये ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो कि उधर असम साइड के ट्राइबल कम्युनिटी से शायद बिलोंग करते हैं और इसके लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर रहे हैं। इनका टाइम पीरियड है 1996 के आसपास, 1996 इनका टाइम पीरियड है। पीए 1996 के आसपास है पीए संगमा का टाइम पीरियड। ठीक, इसके बाद पीए संगमा 1996। इसके बाद आते हैं सोमनाथ चटर्जी 2004। सोमनाथ चटर्जी का 2004 टाइम पीरियड है। ठीक, हुकुम सिंह और इनका फिर से हम लिख देते हैं 1962 और नीलम संजीवा रेड्डी का
67। ठीक, तो इस तरह से आप टाइम पीरियड इनका देख करके और सही ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले हुकुम सिंह यानी ऑप्शन 2 से जो शुरू हो रहा है, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 31, भारत के संविधान में निम्नलिखित को किस कालक्रम में रखा गया है? अब असल में एक कालक्रम नहीं है, क्रम है। ठीक, भारतीय संविधान में कोई भी अनुच्छेद या कोई कालक्रम के हिसाब से नहीं है और ना ही यहाँ पर कालक्रम की बात है। यहाँ पर यह पूछा गया कि भारतीय संविधान में किस क्रम में ये चीज़ें हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में? अनुच्छेद 25 से 28 तक। ठीक, अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। ठीक, 25 से 28 तक। राज्यों के नाम का परिवर्तन अनुच्छेद 3 में है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना अनुच्छेद 356 में है। ठीक, और IAS IPS से संबंधित जो प्रावधान है वह है अनुच्छेद 312 में। तो इस तरह से आप इसे क्रम से रख सकते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 2 सही होगा, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता यानी 1, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 32 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 32 पूछता है कि निर्णय लेने में निम्नलिखित चरणों को आप किस क्रम में रखेंगे? तो निर्णय की जो प्रक्रिया है उसमें किस तरह से उसे क्रम में निर्धारित करना है। तो सबसे पहले हमें कोई भी निर्णय का मतलब होता है कि हमारे पास जो समस्या है उस समस्या को समझना और अपने विकल्पों को देखना, उपयुक्त में से जो महत्वपूर्ण विकल्प हो, हमारे लिए उपयोगी विकल्प हो, उसका चयन करना। तो इस क्रम में इसको देखना है। सबसे पहले हमें समस्या का निर्धारण करना होता है। ठीक, 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर समस्या के पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर है विकल्पों को पहचानना और चौथे नंबर पर है विकल्पों का निर्धारण यानी किसी एक विकल्प को चुनना। ठीक, तो इस तरह से हम ऑप्शन चुनते हैं 2, 1, 4 और 3। 2, 1, 4 और 3 ऑप्शन बी में उपलब्ध है। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 33 की ओर। 33, लोक प्रशासन के अध्ययन की निम्नलिखित उपागम किस क्रम में इनका विकास हुआ? लोक प्रशासन में ये जो उपागम दिए हैं इनका किस क्रम में विकास हुआ, इसके टाइम पीरियड को जानते हैं और उसी हिसाब से इसको व्यवस्थित करना है कि लोक प्रशासन का जो विकास हुआ है वह किस क्रम में 1, 2, 3, 4 ऐसे करके इनको व्यवस्थित करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले आता है क्लासिकी उपागम। क्लासिकी उपागम जिसमें कि सिद्धांतों की चर्चा की गई थी। यहाँ पर जो दिए हुए हैं उनकी बात हम केवल कर रहे हैं। सबसे पहले क्लासिकी उपागम आता है जिसमें सिद्धांतों की चर्चा की गई थी, जैसे कि हेनरी फेल का जो 14 सिद्धांत हैं वगैरह। दूसरे नंबर पे आता है व्यवहारवादी उपागम जिसमें कि व्यवहार के बारे में दूसरे नंबर पे मानव संबंध उपागम आता है। मानव संबंध उपागम में मानव के अनौपचारिक जो संबंध हैं और इनसे संबंधित जो प्रशासन पर असर जो इनका पड़ता है अनौपचारिक बातों का, इसके बारे में चर्चा की गई थी। तो दूसरे नंबर पे मानव संबंध उपागम आता है। तीसरे नंबर पे आता है व्यवहारवादी उपागम और चौथे नंबर पे आता है नीति उपागम यानी पॉलिसी अप्रोच, जो वह भी वर्तमान में चल रहा है, यह भी मान सकते हैं। ठीक, तो लोक प्रशासन का विकास इसी क्रम में हुआ है। क्लासिकी उपागम, उसके बाद मानव संबंध उपागम, फिर व्यवहारवादी उपागम, फिर नीति उपागम। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 34 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 34 क्या कहता है? इसमें भी 4 घटनाएं दी हुई हैं और वो घटनाएं किस कालक्रम में किस क्रम से घटित हुई हैं इनके बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले दलाई लामा का भारत में प्रवेश। तो जिन घटनाओं का जो क्रम है उसी हिसाब से हम उसके सामने लिखते जाएंगे कि यह घटनाएं कब घटित हुई हैं। सबसे पहले इसमें से हुआ है जो दलाई लामा का भारत में प्रवेश है, तो ये चीन ने तिब्बत पर जब कब्जा कर लिया, नियंत्रण करने का प्रयास किया, तो 1959 में दलाई लामा ने भारत में प्रवेश किया। 1959 में भारत में उन्होंने शरण ली। ठीक, इसके बाद है भारत द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना। तो यह 1950 में हुआ। 1949 में चीन में सरकार बदली, यानी क्रांति के बाद नई सरकार की स्थापना हुई और 1950 में भारत ने उसे मान्यता दे दी। पंचशील का समझौता नेहरू जी और उनके बीच भारत और चीन के बीच जो पंचशील का समझौता हुआ 1954 में हुआ। ठीक, इसके बाद आता है भारत चीन के द्वैत संबंधों यानी दोहरे संबंधों की जो
50वीं वर्षगांठ है वह 2000 में मनाई गई। तो इस तरह से इनका क्रम आप स्वयं निर्धारित कर सकते हैं। सबसे पहले पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना, यानी ऑप्शन 2। इस तरह से ऑप्शन बी सही होगा, 2, 3, 1 और 4। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक 35। यहाँ पर जो घटनाएं दी हुई हैं उनके कालक्रम को निर्धारित करना है। मास्ट्रिच की संधि हुई थी यूरोप के एकीकरण को लेकर के, यानी मास्ट्रिच की संधि 1992 में हुई थी। जो यूरोपीय यूनियन अभी आप देख रहे हैं इसकी शुरुआत उसी समय हो गई थी। तो 1992 में मास्ट्रिच की संधि हुई थी। एनपीटी का मतलब है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रिटी, यानी परमाणु अप्रसार संधि। ठीक, तो एनपीटी का कब आया था? 1967 में। 1967 में एक और घटना घटी थी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो राजीव गांधी का विवाह भी उसी समय हुआ था और उसी समय एनपीटी भी आया था। तो इंदिरा गांधी ने इस पर साइन करने से मना कर दिया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो 1967 में यह घटना घटी थी, एनपीटी आया था, परमाणु अप्रसार संधि, जिस पर भारत ने साइन नहीं किया है। तीसरे नंबर पर है बेलग्रेड परिषद। बेलग्रेड परिषद का संबंध किससे है? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से है। तो ये 1972 से है। ठीक, इसके बाद साल्ट है। साल्ट का संबंध किससे है? साल्ट का संबंध है हथियारों के मतलब हथियारों को कम करने यानी निशस्त्रीकरण से है। तो साल्ट आया था 1972 में। बेलग्रेड परिषद 1972 में नहीं आई थी, बल्कि साल्ट 1972 में आया था। बेलग्रेड परिषद आया था 1961 में। ठीक, 1972, बेलग्रेड परिषद आया था 1961 में। ठीक, तो इस तरह से इनका हम निर्धारण कर सकते हैं कि कौन सी घटना कब घटित हुई। सबसे पहले बेलग्रेड परिषद यानी ऑप्शन 3, उसके बाद एनपीटी 1967, उसके बाद साल्ट 1972 और उसके बाद मास्ट्रिच की संधि 1992 में। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 36। प्रश्न क्रमांक 36 में दो सूचियां दी हुई हैं जिनको आपस में मिलाना है। तो किसका संबंध किससे है, शुरू करते हैं। सबसे पहले है पावर। पावर का संबंध किससे है? हमने पहले भी चर्चा की थी। पावर का संबंध है मैकियावेली से। इंटरनल कॉन्शियसनेस यानी आंतरिक चेतना जो है, इसका संबंध है ग्रीन से। मूल्यों का बाध्यकारी वितरण डेविड ईस्टन से संबंधित है और प्रिजन डायरी ग्रामसी से संबंधित है। प्रिजन डायरी ग्रामसी की किताब का नाम है। जब वो जेल में थे तो उन्होंने लिखा था और इसमें उन्होंने सबल्टन शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में इसकी एक सबल्टन नाम से उन्होंने सबल्टन का इस्तेमाल किया था सर्वहारा वर्ग के संबंध में। बाद में सबल्टन एक नया अध्ययन का विषय बन गया। मूल्यों का बाध्यकारी वितरण ईस्टन से संबंधित है। डेविड ईस्टन ने कहा कि हम जो एक व्यवस्था होती है उसमें जो मूल्य होते हैं, मूल्यों का बाध्यकारी वितरण किया जाता है। उन्होंने डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत की बात की थी या व्यवस्था अप्रोच की बात की थी, सिस्टम अप्रोच की बात की थी। तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 36 का इस तरह जोड़ी हमने मिला ली है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 37 में। प्रश्न क्रमांक 37 यानी 37, इसमें दो सूचियां दी हुई हैं, कौन किससे संबंधित है। तो सेंट ऑगस्टाइन जो हैं वो संबंधित हैं टू स्वॉर्ड थियरी से। हमने पिछले पेपर में भी इसकी चर्चा की थी कि इनका कहना था कि दो तलवारें होती हैं, यानी दो पहले तो राज्य ही होते हैं। एक भौतिक राज्य यानी जिसका मालिक राजा होता है, एक होता है पराभौतिक राज्य यानी ईश्वरीय राज्य जिसका मालिक ईश्वर होता है, लेकिन ईश्वर अपने प्रतिनिधि चर्च को उसका मालिक मानता है या चर्च के माध्यम से उस पर शासन करता है। धीरे धीरे यही थियरी बढ़ के ये हुई कि चर्च के पास ही वो दोनों तलवारें थीं और उसने एक तलवार राजा को दे दी थी, यानी चर्च राजा के जो राजा है वो चर्च के अधीन है। तो सेंट ऑगस्टाइन का टू स्वॉर्ड थियरी महत्वपूर्ण है। मध्ययुगीन विचारकों में 2-3 ही हैं जो कि महत्वपूर्ण है। सेंट ऑगस्टाइन हुए, जॉन ऑफ सेल्सबरी हुए और परसदी यानी कंसीलियर जो मूवमेंट हुआ वो, यही 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण है मध्ययुगीन विचारकों में। मध्ययुगीन जो विदेशी यानी पाश्चात्य विचारकों की बात हम कर रहे हैं। तो ऑगस्टाइन का संबंध टू स्वॉर्ड थियरी के साथ है। आगे चलते हैं। ऑगस्टाइन का संबंध टू स्वॉर्ड थियरी के साथ है। माओ
जो कि वो थे चीन के क्रांतिकारी थे, यानी उन्होंने चीन में सत्ता परिवर्तन किया, उन्होंने चीन में साम्यवादी क्रांति की, बहुत दिन तक वो चीन के शासक भी रहे। तो माओ का था लेट्स 100 फ्लावर्स ब्लूम, यानी हजारों सैकड़ों फूलों को फूलने दो, यानी खिलने दो। तो माओ का यह महत्वपूर्ण कथन है, बहुत ही फेमस कथन है कि सैकड़ों फूलों को खिलने दो। तीसरे नंबर पर है एम एन रॉय। एम एन रॉय का संबंध कॉलोनियल थीसिस से है। एम एन रॉय भारतीय साम्यवादी विचारक हैं। तो एम एन रॉय का संबंध कॉलोनियल थीसिस से है। अरबिंदो, इन्होंने दर्शन और राष्ट्रवाद को इकट्ठा एक सूत्र में पिरोया। इनकी पुस्तक का नाम था इनवॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने दोनों सूचियों को मिला लिया है, चारों ऑप्शन इसके मिला लिए गए हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 38 में। जिन प्रश्नों में आपको लगे कि बाद में ये भूल जाएंगे तो उनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप उन्हें बाद में याद कर रख सकें, या फिर पॉज करके उसे रोक करके नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 38। रॉबर्ट डहल का संबंध किससे है? यहाँ पर दो सूचियाँ दी हुई हैं और यह पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी सूची का सही मिलान हुआ। असल में इसमें प्रश्न को पूछना ये है कि कौन सी जो युग्म है, मिलान है जो, वह गलत है। ठीक, यहाँ पर सही की जगह गलत मिलान पूछना चाहिए था कि कौन सा गलत मिलान किया गया है। ठीक, तो पहला है रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल की बुक का ही नाम है हु गवर्न्स, यानी यह मिलान सही है। दूसरा है टीबी बॉटोमोर। टीबी बॉटोमोर की बुक का नाम है इलिट्स एंड सोसाइटी, यह ऑप्शन भी सही है। तीसरा डेविड ईस्टन, इनकी पुस्तक का नाम द पॉलिटिकल सिस्टम है। चौथा ऑप्शन है लूसियन पाई। लूसियन पाई की पुस्तक का नाम राजनीतिक विकास के चरण द स्टेजेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं है। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है और हमारे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी ही है। ठीक, लूसियन पाई, ये जो पुस्तक का नाम दिया हुआ है द स्टेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यह केनेथ ऑर्गेन्स्की की बुक है। यह केनेथ ऑर्गेन्स्की की बुक है, जबकि यहाँ पर लूसियन पाई दिया हुआ है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा लूसियन पाई, यानी ऑप्शन डी यह गलत है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 39। प्रश्न क्रमांक 39 में भी दो सूचियाँ दी हुई हैं और इन दोनों को मिलाना है, किसका संबंध किससे है। तो जो राजनीतिक संप्रेषण है, यानी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, इसका संबंध किससे है? यह है कार्ल ड्यूस से संबंधित। ठीक, राजनीतिक संप्रेषण यानी कार्ल ड्यूस से संबंधित है। निर्भरता का सिद्धांत आंद्रे गुंडर फ्रैंक से संबंधित है, एजी फ्रैंक से संबंधित है। मास माइंड, यह संबंधित है मिशेल से। मास माइंड यानी जनता का मस्तिष्क, इसका संबंध मिशेल से है। और 3 स्तरों पर राजनीतिक विकास के चिन्ह, इसका संबंध लूसियन पाई से है। तो इस तरह से हमने चारों को मिला लिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और इसे नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 40। प्रश्न क्रमांक 40 आपके सामने है। यहाँ पर भी दो सूचियाँ हैं, दो राजनीतिक दल दिए हुए हैं, इनको मिलाना है। पहला है राष्ट्रीय लोक दल। राष्ट्रीय लोक दल वही जिसका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है और यह मुख्य रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में इसका प्रभाव है। दूसरा है टीएमसी। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस, अभी आपने देखा भी होगा ममता दीदी को। और 2 पत्ती इनका जो चुनाव चिन्ह है, 2 पत्ती वो खेलने वाला नहीं, 2 पत्तियाँ, वो तृणमूल कांग्रेस, फूल और पत्ती वाला पत्ती। तो ये तृणमूल कांग्रेस का संबंध पश्चिम बंगाल से है। और जेडीयू या जदयू कहिए तो जनता दल यूनाइटेड, इसका संबंध बिहार से है, नीतीश कुमार की पार्टी। और टीआरएस जो है वह आंध्र प्रदेश के पार्टी से संबंधित है। तो इस तरह से हमने चारों ऑप्शंस को मिला लिया है। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। पीवी नरसिम्हा राव कब प्रधानमंत्री बने? प्रश्न क्रमांक 41 में 2 सूचियां दी हुई हैं, पहले में घटनाएं हैं और दूसरे में वर्ष हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने 1991 में। एकदम ध्यान रखिएगा, ये चारों घटनाएं एक साथ आसपास ही घटित होती हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चारों नहीं, 2 घटनाएं। पीवी नरसिम्हा राव बने 1991 में प्रधानमंत्री, ठीक, और उन्हीं के टाइम पीरियड में बाबरी मस्जिद को गिराया गया, तो 1992 में। ठीक, तो बाबरी मस्जिद का गिराया जाना 92 और पीवी नरसिम्हा राव को 91 में। ठीक, देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने 1996 में, जिस समय की कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं था, तो 96 में देवगौड़ा को प्रधानमंत्री बना दिया गया। और नेहरू जी ने 1954 में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो चारों ऑप्शन का मिलान हमने कर लिया है।
आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 42। कर्मचारी को केवल उच्च अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। यह प्रश्न पहले भी पूछा गया है, 2006 के दो पेपर्स जो हमने सॉल्व किए उसमें भी पूछा गया है। तो कर्मचारी को केवल उच्च अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, यानी उस पर यूनिटी ऑफ कमांड, इस सिद्धांत को कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। पब्लिक एड का क्वेश्चन है यूनिटी ऑफ कमांड। एक प्रशासक कितने अधीनस्थों से को निर्देश दे सकता है, यानी उसका नियंत्रण का दायरा कितना होगा, तो इसका संबंध है नियंत्रण के दायरे से, ठीक, स्पैन ऑफ कंट्रोल। तीसरा है उच्च पदस्थ और अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंध दायित्व के विभिन्न स्तर पर। तो जो दायित्वों का विभिन्न स्तर है इसका संबंध किससे है, पद सोपान यानी हायरार्की से है। और चौथा है एक समान उद्देश्य के लिए की प्राप्ति के लिए वर्ग के प्रयासों का व्यवस्थित क्रम। अगर एक ही समान उद्देश्य के लिए कई सारे लोग इकट्ठा होकर के प्रयास करते हैं व्यवस्थित रूप से, तो इसे संयोजन कहा जाता है। तो हमने चारों ऑप्शंस को मिला लिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 43। क्लासिकी सिद्धांत। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन गलत है, तो देखते हैं। क्लासिकी सिद्धांत में स्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण महत्व दिया गया था और स्ट्रक्चर की चर्चा की गई थी, व्याख्या की गई थी, तो हाँ एकदम सही है। क्लासिकी सिद्धांत जिसमें कि महत्वपूर्ण लोक प्रशासन के सिद्धांतों की चर्चा की गई थी, इसका संबंध स्ट्रक्चर से है, पहला सही है। मानव संबंध में मानव के अनौपचारिक संबंध किस तरह से प्रशासन में और उत्पादन में प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में चर्चा है, तो यह भी ऑप्शन सही है। व्यवस्था सिद्धांत पर्यावरण से संबंधित है कि व्यवस्था में पर्यावरण किस तरह से फीडबैक देता है, पर्यावरण में किस तरह से चीज़ें, मतलब कि इनपुट पर्यावरण से होता है और आउटपुट पर्यावरण में ही जाता है, तो यह किस तरह संबंधित है, यह व्यवस्था सिद्धांत से पर्यावरण का संबंध है। चौथा ऑप्शन है वैज्ञानिक प्रबंध में संगठन के 14 सिद्धांत। तो वैज्ञानिक प्रबंध का संबंध संगठन के 14 सिद्धांत से नहीं है, संगठन के 14 सिद्धांत का संबंध क्लासिकल थियरी से है। तो इस तरह से 3 ऑप्शन सही है, चौथा यानी डी ऑप्शन गलत है, हमें यही उत्तर ढूंढना था। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 44। निम्न 2 सूचियां दी हुई हैं, दोनों सूचियों में किताबों के नाम हैं और लेखक हैं, उन्हें मिलाना है, उनका सुमेल ढूंढना है कि कौन से लेखक की कौन सी किताब है। तो शुरू करते हैं। मार्गेंथाउ सबसे ऊपर दिए हुए हैं। मार्गेंथाउ की किताब का नाम था पॉलिटिक्स एमंग नेशंस, यानी राष्ट्रों के बीच राजनीति। तो इस तरह से मार्गेंथाउ को मिला देते हैं, राष्ट्रों के बीच राजनीति, पॉलिटिक्स एमंग नेशन। दूसरे लेखक हैं ईएचकार। ईएचकार भी यथार्थवादी थे, मार्गेंथाउ भी यथार्थवादी थे। ईएचकार की पुस्तक का नाम था 20 ईयर क्राइसिस। तो 20 वर्षों का संकट यानी द 20 ईयर क्राइसिस से ईएचकार को मिला देते हैं। इसके बाद आते हैं केनेथ वाल्टेज, ये भी यथार्थवादी थे और इन्हें संरचनावादी भी कहते हैं। तो केनेथ वाल्ट की जो किताब थी उसका नाम था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सिद्धांत, यानी द थियरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। केनेथ वाल्ट का संबंध है और सेलिंग का संबंध है द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट से, यानी संघर्ष की युक्ति से। ठीक, तो इस तरह से हमने चारों ऑप्शन को मिला दिया है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 45। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा सूचियाँ थीं और थोड़ा सा यह प्रश्न पत्र कठिन है बाकी प्रश्न पत्रों की अपेक्षा, लेकिन यह बात जरूर है कि एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न आपके कवर हो रहे हैं। जब सूचियाँ मिलाते हैं तो चारों आपको आना चाहिए, तो इसे ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा और इसे नोट भी करिएगा। तो 2 सूचियाँ दी हुई हैं, पहले में कुछ शब्द दिए हुए हैं, दूसरे में उनसे जो संबंधित है वह दिया हुआ है। शुरू करते हैं। गैट जो है, गैट क्या है? गैट है एक जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ पे। तो एक ट्रेड एंड टैरिफ पे जो एग्रीमेंट हुआ था उसका नाम गेट है। यह उसका फुल फॉर्म भी है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये इसका संबंध है ऑप्शन 4 से, एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ठीक, दूसरा है सार्क। सार्क जो है वो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है। तो सार्क का संबंध है पहले ऑप्शन साउथ एशियन नेशन से। इसके बाद है नाफ्टा। नाफ्टा का संबंध है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फ्री ट्रेड एरिया। तो इसका संबंध है नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिकी देशों से है, तो नॉर्थ अमेरिकन स्टेट से इसका संबंध है। सी ऑप्शन का तीसरा सही होगा। और चौथा है ट्रिप्स। ट्रिप्स का संबंध है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से। तो इस तरह से हमने चारों ऑप्शंस का मिलान कर लिया है। आगे चलते हैं
प्रश्न क्रमांक 45 में, प्रश्न क्रमांक 45 में एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है जो कि अब नेट के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन मुख्य पेपर यानी आपके सब्जेक्ट में नहीं पूछा जाता, तो इसलिए इस कॉम्प्रिहेंशन को हम यहीं पर छोड़ देते हैं। इस तरह से यह 5 प्रश्न जो हम छोड़ देते हैं, इसके बाद हमारा यह पेपर कंप्लीट होता है। आपने यह वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा और इसका नोट्स बनाना ज़रूरी है, इसे आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। महादेव।